अध्याय 11 शैम्पू। माइकल रसोई घर में चला गया, जहां ज्यादातर नौकरानियां आग पर कुछ पका रही थीं। जब उन्होंने उसे कमरे में आते देखा तो उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। युवा मालिक, हमने आपका पसंदीदा बीफ स्टू बनाया है। क्या आप इसे अभी खाना चाहेंगे? युवा स्वामी। युवा मास्टर। बेरेटा माइकल के पास गया और उसने देखा कि जब उसने उन्हें नल दिखाया था तो उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। अब यह और भी संदिग्ध था क्योंकि उसने अपने हाथ अपनी पीठ पर रखे थे। स्पष्ट था कि वह कुछ छिपा रहा था। है, मैं बस अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा फीडबैक चाहता था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, नौकरानियों ने तुरंत अपना काम रोक दिया और अपने आप को युवा स्वामी को समर्पित कर दिया। ओह, यह क्या है युवा स्वामी? क्या इसका पिछली बार खरीदी गई चीज से कोई संबंध है? उसने सिर हिलाया और अंततः अपनी पीठ के पीछे रखी सफेद साबुन की टिकिया उन्हें दिखा दी। और तुरंत ही उन्हें एक सुखद गंध महसूस हुई जो उसके हाथों में पकड़े अजीब से बार से आती फूलों की याद दिला रही थी। इसे हाथ साबुन कहा जाता है। इसका उपयोग आपके हाथ, शरीर और बाकी सब चीजों को साफ करने के लिए किया जाता है। माइकल नल के पास गया और पानी को अपने हाथों पर बहने दिया। फिर उसने साबुन को रगड़ा और तुरंत एक गाढ़ा झाग बना जिसने उसके पूरे हाथ को ढक लिया। वे जानते थे कि साबुन क्या होता है, लेकिन युवा मालिक के हाथ में जो साबुन था वह बिल्कुल अलग था। इसकी खुशबू परफ्यूम से भी अच्छी थी और बाजार में मिलने वाले सबसे महंगे साबुन से भी ज्यादा बुदबुदाती थी। माइकल ने अपने हाथों से झाग धोया और नौकरानियों को दिखाया। देखना। नौकरानियों में से एक को बहुत उत्सुकता हुई और उसने माइकल के हाथों को अपने हाथों में लेकर खुद भी सूंघा। और जब उसने ऐसा किया तो उसे तुरंत ही उसके हाथों की खुशबू से प्यार हो गया। हे भगवान! युवा स्वामी, यह तो कोलोन से भी बेहतर है। इसे धोने के बाद भी इसकी खुशबू इतनी अच्छी कैसे है? बाकी नौकरानियां भी इसकी खुशबू लेना चाहती थीं, लेकिन माइकल ने उन्हें रोक दिया। यदि आप चाहें तो स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उन्होंने साबुन की टिकिया उन्हें देते हुए कहा। वे तुरंत ही साबुन का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन अंततः उन सभी को साबुन का इस्तेमाल करने का मौका मिला। इससे मेरे हाथ बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं, एक नौकरानी ने कहा। सामान्य तरीके से कोयले को अपने हाथों से साफ करने में उसे कम से कम 10 मिनट लगते, लेकिन साबुन के साथ उसे सब कुछ साफ करने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद उसके हाथ से बहुत अच्छी खुशबू भी आई। नौकरानियों को साबुन पसंद आते देख माइकल को संतुष्टि महसूस हुई। साबुन और पानी के इस्तेमाल से आखिरकार इस घर में स्वच्छता का एक मानक स्थापित हो गया। आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए मैंने आप सभी के लिए ये तैयार किए हैं, माइकल ने कहा जब वह बाहर आया और एक बड़ा झोला निकाला। इसके बाद उन्होंने सभी को साबुन की अपनी अपनी टिकिया और एक अजीब नीले तरल पदार्थ की शीशी दी। जैसा कि अपेक्षित था, नौकरानियां इस बहुत ही उदार उपहार को पाकर खुशी से चिल्ला उठीं। वे साबुन की टिकिया को लेकर इतनी उत्साहित थीं कि उन्होंने उसमें शामिल अजीब तरल पदार्थ को लगभग अनदेखा कर दिया। युवा स्वामी, यह क्या है? एक नौकरानी ने शीशी अपनी आंखों पर रखते हुए कहा। इसे शैम्पू कहते हैं। नहाते समय अपने बालों पर यह शैम्पू लगाकर देखिए, आपको असर दिखने लगेगा। नौकरानियों में से एक ने शीशी से कॉर्क निकाला और शैम्पू के तरल पदार्थ को सूंघा। इसकी खुशबू साबुन से बेहतर थी क्योंकि इसमें आवश्यक तेलों की मात्रा ज्यादा थी। सभी नौकरानियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं
उनकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की आग भरी हुई थी। फिर मौन। कुछ सेकंड के बाद उनमें से एक को अंततः गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, मैं पहले नहा लूंगा। उसके बाद सभी नौकरानियां भी यही कहने के लिए दौड़ी, मैं भी। मैंने पहले कहा था। तुमने आज सुबह स्नान किया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। तुम ही हो जो हर दिन शॉवर का उपयोग करते हो। नौकरानियों के बीच काफी बहस के बाद उनमें से आधे से अधिक नौकरानियां तुरंत अपने अपने कमरों में लौट गईं, ताकि वे युवा मालिक द्वारा दिए गए नए साबुन और शैम्पू को आजमा सकें। इस बीच बाकी दुर्भाग्यपूर्ण नौकरानियों को रसोई घर में काम जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। थोड़ी देर बाद नौकरानियां छात्रावास से लौटीं। सभी की खुशबू ऐसी थी जैसे वे अभी अभी फूलों के खेत में मौजमस्ती कर रही हों। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा रोशनी में चमक रही थी, मानो सारी गंदगी और खामियां साफ हो गई हों। यहाँ तक कि वे भी यह देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि साबुन का उपयोग करने के बाद उनकी त्वचा कितनी चिकनी हो गई। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला अंतर उनके बाल थे। वे सुडौल और रेशमी हो गए, मानो उन पर शहद लगा दिया गया हो। उनके बाल स्वस्थ भी लग रहे थे, उनमें कोई गांठ या बिखरे हुए सिरे नहीं थे। अन्य नौकरानियों ने साबुन की प्रशंसा की होगी, लेकिन वे तुरंत ही उसे स्वयं आजमाने के लिए छात्रावास में वापस चली गईं। इस बीच तरोताजा नौकरानियां माइकल की ओर मुड़ी और उसके उदार उपहार के लिए उसकी फिर से प्रशंसा की। युवा स्वामी, यदि आप इन्हें किसी महिला को दे देंगे तो मुझे यकीन है कि वे तुरंत ही आपसे शादी कर लेंगी। हाँ, इससे वह महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो जाएगा। माइकल अभी लड़कियों और रोमांस के बारे में नहीं सोच रहा था। उसकी पिछली जिंदगी की वजह से उसका दिमाग उसके शरीर से कहीं ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। अभी उनका ध्यान इस जगह के जीवन स्तर को बढ़ाने पर था, जिसकी शुरुआत हवेली से हुई। अब जब उन्होंने पानी और उचित स्वच्छता का काम पूरा कर लिया है, तो उनके व्यवसाय का अगला रास्ता थोड़ा और जटिल हो गया है। यह दुनिया अभी भी समय को सूर्यघड़ी, घंटे और मोमबत्तियों के माध्यम से मापती है। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए माइकल पहली यांत्रिक घड़ी बनाना चाहते थे। चूंकि यह पूरी तरह से गियर और धातु के काम से बना था, इसलिए यह उसकी मौजूदा क्षमताओं के साथ पूरी तरह से संभव था। बेशक इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सटीकता हासिल करने के लिए उसे अभी भी अपने 2 स्टार मेटल बेंड मंत्र का अभ्यास करने की जरूरत थी। धातु बेंड, अग्नि और पृथ्वी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को टेलीपैथिक रूप से धातुओं को मोड़ने और हेरफेर करने की अनुमति देता है। मंत्र की ताकत इस्तेमाल की गई सामग्री और मंत्र की महारत पर निर्भर करती है। अध्याय 12 साबुन के लिए शोर। अगले दिन नौकरानियों में से एक वेंडरबिल्ट एस्टेट के सबसे नजदीकी शहर किंग्सब्रिज गई। यह एक परिष्कृत स्थान था जो सामान्य से अधिक आय वाले लोगों के लिए बनाया गया था। यह वह स्थान था जहां राजघराने के लोग, व्यापारी और अन्य धनी व्यक्ति रहते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। कैस्टेला नाम की नौकरानी एक ऐसे प्रतिष्ठान में गई जहां अमीर महिलाएं अक्सर आती थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां पत्नियां, उनकी बेटियां और उनकी नौकरानियां अक्सर चाय पीने और कुछ मजेदार गपशप करने के लिए आती थीं। चूंकि कास्टेला वेंडरबिल्ट एस्टेट की नौकरानी थी, इसलिए उसे इन उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठानों तक पहुंच प्राप्त थी। क्या तुम्हें यह पसंद है? मेरे पति ने इसे मुझसे विदेश से खरीदा है। यह पूर्वी मोती से बना है, एक महिला ने मेज पर बैठी अन्य महिलाओं को अपने गले में पड़ा सुंदर हार दिखाते हुए कहा। कितनी ईर्ष्या हो रही है। मैं अपने पति से यहीं से मेरे और मेरी बेटी के लिए भी एक खरीदवा दूंगी,
उसके सामने बैठी महिला ने अपना रुमाल हवा करते हुए कहा। महिलाओं का समूह मन ही मन हंसने लगा। लेकिन भले ही उनके बीच उल्लासपूर्ण माहौल था, लेकिन उनके भीतर एक छिपी हुई प्रतिस्पर्धा भी थी। यह सिर्फ मेलजोल का स्थान नहीं था, यह शेखी बघारने का स्थान था। वे दिखाना चाहती थीं कि वे कितनी धनवान हैं, उनके पति उन्हें लाड़ प्यार करने में कितना खर्च करते हैं, तथा दूसरों की तुलना में उनका जीवन कितना बेहतर है। यह एक बहुत ही क्रूर माहौल था। अगर कोई बहुत अमीर नहीं था, तो वह इस तरह के समारोहों में भाग लेने का हकदार नहीं था। तभी चाय पार्टी का दरवाजा खुला और उसके साथ घंटी बजने की आवाज आई। आमतौर पर अमीर मैडम कैस्टेले को बस एक नज़र देखतीं और उसकी नौकरानी वर्दी देखते ही तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेतीं। हालांकि हवा में एक खास गंध थी जिसे वे आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकती थीं। कास्टेल अंदर चली गई और अगले कमरे में नौकरानियों के बीच अपनी जगह लेने से पहले मैडमों को प्रणाम किया। मैडम और उनकी अमीर बेटियों ने हवा में फूलों की खुशबूदार खुशबू को सूंघते हुए अपनी नाक सिकोड़ ली। यह तेज थी, लेकिन यह इत्र की तरह प्रभावशाली नहीं थी। यह सूक्ष्म थी, फिर भी उनकी नाक पर अपनी छाप छोड़ गई। क्या तुम्हें इसकी गंध आ रही है? मोती की माला पहने मैडम ने पूछा। मुझे भी इसकी खुशबू आ रही है, आंटी। यह वाकई बहुत अच्छा है, मेज पर बैठी एक छोटी बेटी ने कहा। ईमानदारी से बोलो, देवियों। क्या आप में से किसी ने अपना परफ्यूम छिड़का? मेज पर बैठे लोगों ने अपना सिर हिलाया। तभी कास्टेल चाय और बिस्कुट से भरा एक ट्रे लेकर मेज पर आई। मैं क्षमा चाहता हूं, मैडम। वेंडरबिल्ट की मालकिन आज की बैठक में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस पूरे महीने के लिए शहर से बाहर हैं। उन्होंने मुझे अपने स्थान पर आने और आपको हमारे गोदाम में सबसे अच्छे बिस्कुट और चाय परोसने के लिए कहा है। कैस्टेल ने यह नहीं देखा कि मेज पर बैठे सभी लोग उसे गहरी नजरों से देख रहे थे। जैसे ही वह उनके पास आई, खुशबू और भी तेज हो गई, मानो वह फूलों का एक गुच्छा हो। यद्यपि मैडमों ने तुरंत ही उसकी सुगंधित खुशबू को पहचान लिया था, लेकिन कैस्टेले ने स्वयं सोचा कि किसी ने भी अंतर को नहीं देखा। इसका कारण यह था कि वेंडरबिल्ट हवेली में हर किसी को अच्छी खुशबू आती थी। जब से युवा मालिक ने उन्हें साबुन और शैम्पू दिया, तब से हर कोई उससे नहाता था, कोई अपवाद नहीं। यही कारण था कि कास्टेल की नाक अपनी गंध के प्रति उदासीन थी। जब पूरी मेज पर 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया, तभी कैस्टेल को एहसास हुआ कि उनके साथ कुछ अलग हो रहा है। क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसने उनसे पूछा। अंत में मोती के हार वाली मैडम ने कास्टेल से पूछा, आप कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हैं? कैस्टेल इस सवाल से थोड़ा घबरा गई। परफ्यूम? माफ कीजिए मैडम, लेकिन मैं परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करती। मेज पर बैठी बाकी औरतों ने सिर हिलाया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब औरतें हैं। अब बताओ कि तुमने कौन सा परफ्यूम खरीदा है जिससे तुम्हारी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। कैस्टेले को अंततः स्थिति समझ में आ गई। ओह, तुम्हें मेरे साबुन की खुशबू आ रही होगी, उसने उत्साह से कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। साबुन से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती। क्या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं? मैडम ने पूछा। नहीं मैडम, कैस्टेल ने जोर से अपना सिर हिलाया, जिससे उसके बाल आगे पीछे होने लगे। और हर बार उसके शैम्पू की खुशबू मेज पर आ जाती। मेज पर बैठी बेटियों में से एक ने तुरंत उठकर कास्टेल के बालों को सूंघा। तुम्हारे बालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और तुम्हारी त्वचा, यह भी बहुत मुलायम है। बाकी औरतें कैस्टेल के पास आकर खड़ी हो गईं और उसे देखने लगीं।
निश्चित रूप से उसके पूरे शरीर से एक प्राकृतिक खुशबू निकल रही थी जो किसी भी परफ्यूम से नहीं मिल सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा और बाल ही अच्छी खुशबू दे रहे थे। महिलाओं, अपने शिष्टाचार का ध्यान रखें। मोती की माला वाली मैडम ने महिलाओं को कास्टेल के पास ज्यादा भीड़ लगाने से रोका। अब क्या तुम्हें यकीन है कि यह खुशबू तुम्हें साबुन के अलावा किसी और चीज से नहीं मिली है? उसने पूछा। कास्टेल ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया। हाँ मैडम, मैं अपने शरीर को साफ करने के लिए सिर्फ साबुन का इस्तेमाल करती थी और हर बार नहाने के बाद अपने बालों को साफ करने के लिए शैम्पू नाम की चीज का इस्तेमाल करती थी। मेज पर बैठी बाकी महिलाएं धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ गईं। वे साबुन के अलावा किसी और चीज से इतनी अच्छी खुशबू आने के विचार से पूरी तरह से चकित थीं। क्या आप हमें इस साबुन और शैम्पू का नाम बता सकते हैं? या इससे भी बेहतर, क्या आप मुझे इस सामग्री में से कुछ बेचेंगे? मैं इसे एक सोने की कीमत पर खरीदने को तैयार हूं। मैं भी मैं भी इसे एक सोने के सिक्के के बदले खरीदूंगा। मेरे लिए दो रख लो। मैं अपनी बेटी के लिए भी एक खरीदना चाहता हूं। सूर्यास्त से पहले कास्टेल वांडरबिल्ट हवेली में वापस आया और तुरंत युवा मालिक के दरवाजे पर दस्तक दी। कास्टेल, क्या बात है? जैसे ही वह उसके कमरे में पहुंची, उसने तुरंत उसे चाय की दुकान में उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया। मैं आपको बता रहा हूं, युवा स्वामी। यदि आप इसे बाजार में बेचेंगे तो आपका उत्पाद निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाओं द्वारा खाया जाएगा। वे महिलाएं पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करती हैं। माइकल को आश्चर्य हुआ। अगर एक साधारण साबुन और शैम्पू किंग्सब्रिज की अमीर महिलाओं को एक सोने की कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त था, तो इसे बाजार में बेचना एक अच्छा विचार हो सकता है। भले ही भविष्य में उसे वेंडरबिल्ट परिवार की संपत्ति विरासत में मिलेगी, फिर भी अपने लिए कुछ धन प्राप्त करना बुरा विचार नहीं होगा। यदि वह वेंडरबिल्ट परिवार के पैसे पर निर्भर रहता तो उसे हर बार सामग्री खरीदने के लिए अपनी मां से पैसे मांगने पड़ते। लेकिन अगर उसके पास पैसा होता तो वह अपनी परियोजनाओं को गुप्त रख सकता था। अध्याय 13, बेचने की योजना। माइकल ने पाया कि एक सोने का सिक्का 1000 चांदी के सिक्कों के बराबर था और एक चांदी का सिक्का 1000 कांस्य सिक्कों के बराबर था। कुछ संदर्भों के लिए यह पता चला कि कैस्टेल और बेरेटा जैसी नौकरानियां प्रति माह लगभग एक सोने का सिक्का कमाती थीं, जिसे इस दुनिया में बहुत उदार वेतन माना जाता था। सामान्य लोग केवल चांदी और कांस्य के सिक्कों पर रहते थे, इसलिए एक भी सोने का सिक्का होना बहुत अमीर माना जा सकता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि साबुन बनाने के लिए केवल कुछ 100 कांस्य सिक्कों की सामग्री की आवश्यकता थी। मुनाफा बहुत ज्यादा था। अच्छा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। अगर मैं इसे बाजार में बेचूं तो क्या आप ही सामान पहुंचाएंगे? माइकल के अनुरोध पर कैस्टेल तुरंत उत्साहित हो गया। बेशक युवा मास्टर, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जब तक हम उन मैडमों को साबुन बेचते रहेंगे, मुझे यकीन है कि इसकी ख्याति जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। माइकल ने सिर हिलाया। कैस्टेल ने उन महिलाओं को ऐसे लोगों के रूप में वर्णित किया जो अपनी विलासिता के बारे में डींग मारना पसंद करती हैं। एक बार जब दूसरे लोग नोटिस करते हैं कि वे उसका साबुन इस्तेमाल कर रही हैं, तो कई लोग तुरंत उनसे ईर्ष्या करेंगे। इस दुनिया में वे मैडम उनकी मूल दुनिया के प्रभावशाली लोगों के प्रारंभिक संस्करण की तरह थीं। अपने साथ अन्य नौकरानियों को ले जाओ और साबुन के लिए कुछ और सामग्री खरीदो। ओह, और कुछ और विदेशी फूल और तेल खरीदो। अगर वह उन्हें बेचना चाहता था
तो माइकल ने साबुन और शैम्पू के अलग अलग संस्करण बनाने का फैसला किया। हर किसी को फूलों की खुशबू पसंद नहीं आई। कास्टेल ने सिर हिलाया और अपनी आंखों में जुनून की ज्वाला लिए माइकल के कमरे से बाहर चली गई। अब जब वह अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था, माइकल ने अपने हाथों में एक उपकरण लिया। अपने 2 स्टार मंत्र मेटल बैंड का उपयोग करके वह जो सबसे छोटा गियर बना सकता था, वह एक वयस्क के हाथ के आकार का था। यह कलाई घड़ी और पॉकेट घड़ी बनाने के लिए बहुत बड़ा था, जिसकी उसने कल्पना की थी। मुझे लगता है कि मुझे अभी एक बड़ी घड़ी से ही संतोष करना होगा। चैट JK1, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि यांत्रिक घड़ी का प्रारंभिक संस्करण कैसे काम करता था? निश्चित रूप से। यांत्रिक घड़ियां गियर और भार के संयोजन का उपयोग करके एक सुसंगत गति बनाती हैं, जो समय की गणना में उपयोगी होती है। माइकल बिस्तर पर लेटा रहा और उसके दिमाग में यह जानकारी घूम रही थी। घड़ी बनाने के लिए जरूरी यांत्रिक ज्ञान इतना जटिल था कि उसे 1 सेकंड में सीखना मुश्किल था। उन्होंने पूरी रात जानकारी को पचाने में बिता दी, जब तक कि अंततः उन्होंने एक इंजीनियर के समान ही कुशलता के साथ अवधारणा को समझ नहीं लिया। वह इस परियोजना को लेकर इतना उत्साहित था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अपने आप को थका देने के लिए माइकल ने ध्यान लगाया और अपने मन को एकत्रित करने की क्षमता को सामान्य से भी अधिक बढ़ा दिया। अपने शरीर पर इतना जोर डाला कि वह थक गया। इस पूरे समय में उन्होंने अपने शरीर में मैना पत्थरों को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी उसके पेट के पास 4 मुख्य तत्व चट्टानें एक छोटे बलूत के फल के आकार की थीं। उसने पाया कि उन छोटी चट्टानों में मौजूद मैना की मात्रा उसके लिए बिना थके लगातार 10 मिनट तक एक स्टार मंत्र डालने के लिए पर्याप्त थी। चैट JK1, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा मान अन्य जादूगरों की तुलना में कैसा है? मुझे खेद है, मेरे पास सटीक तुलना करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। अपने जादू को गुप्त रखने का यह भी एक नुकसान था। उसके पास जादू की मूल बातें बताने वाला कोई शिक्षक नहीं था। चूंकि उसे जादू का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे जादू के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। इससे उन्हें जादू और उसके काम करने के तरीके के बारे में बहुत ही सही समझ प्राप्त हुई। वह और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। वह अन्य मंत्र सीखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या 4 मुख्य तत्वों के अलावा कोई अन्य तत्व भी मौजूद है, और वह मंत्रों की स्टार रेटिंग के बीच अंतर जानना चाहता था। मुझे किसी समय अपने माता पिता को अपना जादू बताना होगा। जब वे लौटेंगे तो मैं सच बता दूंगा और कहूंगा कि मैंने अपने जादू से प्लम्बिंग सिस्टम बनाया है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य जादू के बारे में और अधिक जानने का बहाना बनाना था। अपने पिता को जानते हुए वह तुरंत एक शिक्षक को आदेश देता कि वह उसे वह सब कुछ सिखाए जो उसे जानना आवश्यक था। अगले दिन माइकल ने अपनी घड़ी परियोजना का पहला भाग बनाना शुरू कर दिया। चूंकि गियरों को बहुत अधिक सटीकता की आवश्यकता थी, इसलिए वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था, अन्यथा घड़ी काम नहीं करेगी। इस बीच उन्होंने कुछ नौकरानियों को साबुन और शैम्पू बनाने में मदद करने का काम सौंपा, जिसे वे बाजार में बेचने वाले थे। बेशक उन्होंने तुरंत आधुनिक तरीका अपनाया और एक कारखाने का आदिम संस्करण बनाया। कुछ नौकरानियों को मुख्य सामग्री को मिलाकर बारीक पाउडर बनाने का काम सौंपा गया, जबकि नौकरानियों के अगले समूह को उन्हें पानी के साथ मिलाने का काम सौंपा गया। फिर उसने साबुन के लिए और भी सांचे बनाए, जहां नौकरानियों के दूसरे समूह ने मिश्रण को धीरे धीरे डाला ताकि सही आयताकार आकार बनाया जा सके। नौकरानियां इस परियोजना के प्रति अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थीं, क्योंकि माइकल ने उनसे वादा किया था कि वे दिन के अंत में साबुन और शैम्पू की अपनी आपूर्ति स्वयं ले जा सकेंगी।
और यद्यपि माइकल ने कहा कि वह उन्हें उनके काम के बदले में कुछ सिक्के देगा, फिर भी नौकरानियों ने तुरंत इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, युवा मास्टर। सबसे पहले हमें आपके जीवन में हर चीज में आपकी मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है, और हम अभी भी आपके द्वारा दिए गए प्लम्बिंग सिस्टम के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी हैं। इसने हमारे जीवन को बदल दिया है। यह काम करना हमारे लिए सम्मान की बात है। उन्हें ऐसा करने दो, युवा स्वामी बेरेटा ने माइकल से कहा। आप नहीं जानते कि नौकरानियां आपके आविष्कारों के लिए कितनी आभारी हैं। अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो आप उन्हें अपना आभार प्रकट करने का कोई मौका नहीं देंगे। माइकल उनके बलिदान से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया। वह ऐसी दुनिया में रहता था जहां उचित काम के लिए पारिश्रमिक मिलता था। इसलिए अगर वे सिक्के स्वीकार नहीं करने वाले थे, तो माइकल भविष्य में उन्हें और अधिक आधुनिक आविष्कारों से नवाज देगा। अध्याय 14 आराम की जरूरत। दिन बीतते गए, नौकरानियां और बटलर हर दिन कड़ी मेहनत करते रहे। वे सुबह सुबह ही हवेली के कामकाज निपटा लेते और फिर तुरंत पिछवाड़े में जाकर साबुन और शैम्पू की कतारें लगाना जारी रखते। इस बीच माइकल अपनी घड़ी परियोजना के निर्माण में व्यस्त था। सबसे कठिन हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट रूम में ज्यादातर गियर और मैकेनिज्म पहले ही बन चुके थे। उसे बस थोड़े और समायोजन की जरूरत थी, और वह आखिरकार इसे काम करने के लिए एक साथ जोड़ने के लिए तैयार हो गया। 2 दिन के प्रयास के बाद उन्होंने अंततः बिग बेन घड़ी का एक बहुत ही प्रारंभिक संस्करण बना लिया। यह लकड़ी से बनी एक कैबिनेट जितनी बड़ी थी, जिसके बिल्कुल बीच में एक साधारण गोल चेहरा था। और भले ही घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां धातु की पतली छड़ें थीं, फिर भी यह अपना काम ठीक से करती थी। माइकल ने खुद को सांत्वना देते हुए कहा, जब तक कोई अंदर नहीं देखता तब तक यह अच्छा दिखता है। चूंकि वह अभी तक एक मास्टर कारीगर नहीं था, इसलिए वह केवल बलपूर्वक ही परियोजना को पूरा कर सकता था। अगर कोई अंदर देखता तो उसे गियर और पुली रस्सियां बेतरतीब ढंग से अंदर ठूंसी हुई दिखाई देती, जिसमें सुंदरता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन बेशक उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी तंत्र अपेक्षित रूप से काम करें। उम्मीद है, यदि यह काम करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है। इस घड़ी की अच्छी बात यह थी कि इसमें कोई बिजली स्रोत नहीं था। बुरी बात यह थी कि उसे हर दिन क्रैंक को घुमाना पड़ता था, जिससे धीरे धीरे अंदर का वजन कम हो जाता था और घड़ी की सुइयां चलने लगती थीं और एक सही घड़ी की तरह काम करने लगती थीं। माइकल एक तरफ चला गया और उसने वहां पर जो क्रैंक लगाया था उसे घुमाकर घड़ी को घुमाना शुरू कर दिया। झंकार। जब माइकल को लीवर में प्रतिरोध बढ़ता हुआ महसूस हुआ तो एक संतोषजनक ध्वनि गूंजी, जो यह दर्शाती थी कि यह अपनी सीमा पर था। यह सत्य का क्षण था। माइकल ने क्रैंक छोड़ दिया और अंततः टिक टॉक घड़ी की सुइयां हर सेकंड पर टिक टिक करती हुई लयबद्ध ध्वनि गूंजती रहती थी। इसने काम किया। माइकल के चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। इसे बनाना कठिन था, लेकिन यह इसके लायक था। युवा स्वामी, वह क्या है? माइकल को यह पता नहीं था, लेकिन उसके पीछे नौकरानियों और बटलरों की भीड़ पहले से ही जमा थी। उनकी आंखें तीव्र जिज्ञासा से जल रही थीं, क्योंकि वे उस विशाल कैबिनेट को देख रहे थे जिसमें लयबद्ध टिक टॉक की आवाज गूंज रही थी। सब लोग सुनो, इसे घड़ी कहते हैं। यह 12 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग 1 घंटे को दर्शाता है। माइकल ने घड़ियां कैसे काम करती हैं इस बारे में बहुत लंबा व्याख्यान दिया, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था,
जिन लोगों ने पहले कभी घड़ी नहीं देखी थी, उनके लिए इसे समझना कठिन था। अरे, यहाँ तक कि उनकी पिछली दुनिया के लोगों को भी घड़ी पढ़ने में परेशानी होती थी, भले ही वे इसे जीवन भर जानते हों। यदि यह हाथ अगली पंक्ति में चला जाता है, तो यह मोमबत्ती के टिकने की अवधि के बराबर है। एक बार जब उन्होंने इसकी तुलना मोमबत्तियों से की, जिससे लोग इस दुनिया में समय मापते थे, तो उन्हें यह अवधारणा तुरंत समझ में आ गई। मैं समझ गया, युवा स्वामी। ओह, युवा मास्टर का एक और आविष्कार, वह बहुत चालाक है। दुर्भाग्य से उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि घड़ी कितनी उपयोगी है। आखिरकार उन्हें अपने दैनिक जीवन में समय का ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी। यह बदलाव होने वाला था। इसलिए मैं आप सभी को प्रतिदिन केवल 8 घंटे काम करने के लिए बाध्य करता हूं, और 1 सेकंड भी अधिक नहीं। उनके शब्दों से वे तुरंत उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे इतने सख्त नियम क्यों लागू कर रहे हैं, जबकि ज्यादा काम करने से ज्यादा साबुन बनेंगे और ज्यादा मुनाफा होगा। माइकल उनसे रात भर काम करके धारावाहिक बनाने के लिए कह सकते थे, और वे बिना किसी सवाल के ऐसा करते। आखिरकार वे उनके परिवार के अधीन काम कर रहे थे। लेकिन अब माइकल चाहता था कि वे मुश्किल से आधा दिन काम करें। युवा स्वामी, क्यों? नौकरानियों ने पूछा। क्या आप हमें जाने देने की योजना बना रहे हैं? वे लंबे समय तक काम करने और हर दिन हर सेकंड काम करने के इतने आदी हो गए थे कि उन्हें यह सामान्य बात लगने लगी। लेकिन माइकल की दुनिया में सभी को पता चला कि बहुत ज्यादा काम करने से विनाशकारी परिणाम होते हैं। लोगों को काम और जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि वे सही मायनों में उस तरह से जी सकें जिस तरह से एक इंसान को जीना चाहिए। आखिरकार वे गुलाम नहीं थे। यद्यपि माइकल उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता था और इस प्रक्रिया में बहुत सारा पैसा कमा सकता था, लेकिन वह उन लोगों में से एक नहीं बनने वाला था। जहां तक इसका कारण का सवाल है, तो माइकल के पास एक सरल कारण था। अगर मुझे आपकी जगह रखा जाए तो मैं पूरे दिन काम नहीं करना चाहूंगा। बस इतना ही। माइकल ने ये शब्द एक बच्चे की तरह मासूमियत से कहे थे। इससे वह उनके दिलों में और भी ज्यादा बस गया। वेंडरबिल्ट हवेली के कर्मचारियों को अपनी छाती पर एक गर्म सनसनी महसूस हुई। वे इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते थे कि उन्हें एकमात्र युवा मालिक की सेवा करने का मौका मिला, जो उनके साथ सिर्फ नौकरानियों और बटलरों की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह भी व्यवहार करता था। उनमें से कुछ ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और हंसने लगे। हे युवा मास्टर, हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी इसी तरह की सोच के साथ बने रहेंगे। इससे मुझे और भी अधिक मेहनत करने की इच्छा होती है। हाँ, चलो और अधिक साबुन बनाते हैं और युवा मालिक को जितना संभव हो सके उतना अमीर बनाए रखते हैं। अगर मुझे करना पड़ा तो मुझे यह सारी रात करना पड़ेगा। नौकरानियों और बटलरों ने खुशी मनाई और तुरंत ही और अधिक धारावाहिक बनाने के लिए अपने अपने स्थानों पर चले गए। माइकल ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वे उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाए। शायद वे काम करते रहना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। शायद मुझे उन्हें दिन भर के कठिन काम के बाद आगे देखने के लिए कुछ देना चाहिए। वह अपने बिस्तर पर बैठा रहा और अपने विचारों के चक्र में उलझा रहा। उसके पिछले जीवन में बहुत सारे मनोरंजन थे, लेकिन उनमें से कुछ के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता थी। यदि मैं उनकी जगह होता तो क्या करना चाहता? तभी उसे यह विचार सूझा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अब तक इस बारे में क्यों नहीं सोचा था। वह आमतौर पर एनिमे और टेलीविजन में कौन से मनोरंजन और विश्राम स्थल देखते थे।
हॉट स्प्रिंग्स। अध्याय 15। गर्म झरने पूरे हुए। अगले दिन माइकल ने अपने हॉट स्प्रिंग्स के विचार पर काम करना शुरू कर दिया। इसे बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं थी। उसे बस एक बड़ा पूल और नीचे लकड़ी और आग के लिए एक कंपार्टमेंट चाहिए था जो पानी को आरामदायक तापमान तक गर्म कर सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि वे किसी ज्वालामुखी के आसपास नहीं थे, जो गर्म झरनों के लिए पानी प्राप्त करने का एक आसान तरीका होता। लेकिन वे अभी भी एक मानव निर्मित झरने से काम चला सकते थे। उन्होंने चैटजे के एक से घर के पास गर्म पानी के झरने लगाने के लिए उपयुक्त स्थान मांगा और उनके एआई सहायक ने उन्हें नदी के पास एक समतल जगह दी। उन्होंने अपने गर्म झरनों के डिजाइन के लिए रोमनों का अनुसरण करने का फैसला किया। वे अपने कैल्डारिया या स्नानघरों के फर्श और पानी को गर्म करने के लिए गर्म हवा और धुएं का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सबसे पहले नीचे एक नींव बनाई, जिसमें छोटे छोटे खंभे लगाए गए, जहां धुआं और आग फैलती थी। इन खंभों के ऊपर स्नानघर का वास्तविक फर्श बनाया गया। उन्होंने 2 सितारा मंत्र बोल्डर कार्व का उपयोग करके जमीन पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों को वास्तविक स्नानघर के लिए आवश्यक खंभों और फर्श में बदल दिया। बोल्डर नक्काशी। पृथ्वी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को एक बड़े पत्थर से पत्थर के टुकड़े काटने और तराशने की अनुमति देता है। उन्होंने इसे बहुत उपयोगी एक स्टार मंत्र स्टोनमेंड के संयोजन के साथ प्रयोग किया, जिससे सीमेंट के उपयोग के बिना पत्थरों को निर्बाध रूप से जोड़ा जा सका। पत्थर की मरम्मत। पृथ्वी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को समान पृथ्वी सामग्रियों को एक टुकड़े में जोड़ने की अनुमति देता है, जैसे कि वे शुरू से ही जुड़े हुए थे। चूंकि यह बहुत बड़ा काम था, इसलिए माइकल अपनी जादुई शक्तियों को और अधिक नहीं छिपा सका। नौकरानियों ने देखा कि वास्तविकता माइकल के हाथों से शुरू होकर बदलने और मुड़ने लगी और धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर एक चमकदार हरे रंग की आभा में प्रकट होने लगी। वे इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ थे कि एक 5 वर्षीय बालक केवल अपने जादू से एक भालू से भी बड़े पत्थर को उठाने में सक्षम था। युवा मास्टर, वह जादू कर रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन वह वास्तव में पृथ्वी जादू का उपयोग कर रहा है। यह कोई आसान मंत्र नहीं है। यह 2 सितारा कठिनाई वाला जादू है। कुछ नासमझ नौकरानियों ने सिर झुकाकर कहा, क्या यह वाकई आश्चर्यजनक है कि युवा स्वामी जादू में माहिर है। ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग 5 साल की उम्र में ही जादू सीख लेते हैं। अधिक जानकार बटरों ने युवा नौकरानी की ओर देखा। हाँ, प्रतिभाशाली लोगों के मामले में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन युवा मालिक अलग हैं। कैसे? उसने पूछा। क्या तुमने कभी किसी जादू के शिक्षक को इस हवेली में आते देखा है? क्या तुमने कभी मैडम को युवा मास्टर को पृथ्वी के जादू के बारे में सिखाते देखा है? जब बुजुर्ग बटलर ने इस ओर ध्यान दिलाया, तो कई युवा नौकरानियों को अंततः एहसास हुआ कि माइकल कितना बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अभी वह जो भी मंत्र पढ़ रहा था, वह सब उसने खुद ही सीखा था। किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया था। इसका मतलब यह था कि माइकल ने या तो अवलोकन या अंतर्ज्ञान के माध्यम से उन मंत्रों को सीखा था, जो दोनों ही ऐसे काम थे जो इतिहास में केवल प्रतिभाशाली और राक्षसी प्रतिभाशाली लोग ही कर सकते थे। इसके अलावा, हम कब से उसे ये जादू करते हुए देख रहे हैं? लगभग 1 घंटा। फिर भी उसने बमुश्किल ही पसीना बहाया है। उसकी मन क्षमता कितनी बड़ी है? सर और मैडम अपने इकलौते बेटे के मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। वह न केवल एक प्रतिभाशाली शिल्पकार बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि उसमें जादूगर बनने की भी क्षमता है।
मैडम को जब इस बारे में पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगी। उनका बेटा पृथ्वी जादू में माहिर है। कुछ समय बाद ही उन्हें पता चलता है कि माइकल न केवल पृथ्वी के जादू में कुशल था, बल्कि अन्य 3 मुख्य तत्वों के साथ भी कुशल था। लेकिन यह एक और समय की कहानी है। कुछ और दिनों के बाद खुला स्नानघर अंततः बनकर तैयार हो गया। माइकल ने अपने पिछले जीवन के स्नानघरों की तुलना में इसे काफी बड़ा तालाब बताया था, लेकिन अपने वर्तमान घर के संदर्भ में यह एक छोटे से पोखर जैसा ही था। उन्होंने पूल को 2 भागों में विभाजित किया, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। कार्य दिवस के अंत में माइकल ने सभी नौकरानियों और बटलरों को अपने गर्म झरनों के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा किया। यहाँ तक कि जब वे बाहर थे तब भी उन्हें प्रवेश द्वार से आती गर्मी का एहसास हो रहा था। युवा मास्टर, इस बार आपने क्या बनाया? बेरेटा ने पूछा। माइकल ने जलाऊ लकड़ी का एक गट्ठर लिया और उसे स्नानघर के तहखाने के द्वार की ओर फेंक दिया, जिससे आग और अधिक गर्म हो गई। यह एक गर्म पानी का झरना है। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद आप बाकी दिन आराम करते हुए और गर्म पानी में डुबकी लगाते हुए बिता सकते हैं। मेरा विश्वास करें, यह स्फूर्तिदायक है। दिन भर काम करने के बाद गर्म पानी से नहाने का विचार आराम पाने के लिए एकदम सही विचार लगता था। यह अद्भुत लग रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। इस बार तो आपने सचमुच ही कमाल कर दिया, युवा मास्टर। मेरा चेहरा तो केवल भाप से ही जवान हो रहा है। सभी लोग उत्सुकता और उत्साह के भाव के साथ स्नानघर में चले गए। माइकल ने बटलरों को दाईं ओर जाने का निर्देश दिया, जबकि नौकरानियों को बाईं ओर ले जाया गया। तुम यहीं अपने कपड़े उतार दो और फिर एक तौलिया लेकर नहा लो। एक बार जब उसने उन्हें बताया कि क्या करना है, तो नौकरानियां और बटलर तुरंत गर्म झरनों की ओर दौड़ पड़े। और जैसे ही माइकल पुरुषों के स्नानघर में जाने वाला था, कुछ नौकरानियों ने उसे वापस खींच लिया। युवा स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? ओह, नहाने जा रहे हो? युवा नौकरानी ने अपना सिर हिलाया। उन हट्टे-कट्टे आदमियों के साथ? नहीं युवा स्वामी, आप हमारे साथ चलेंगे। माइकल ने मुस्कुराती हुई युवा नौकरानियों को देखा और महसूस किया कि उसके गाल लाल हो गए हैं। वह भूल गया। वह 5 साल का था, जिसका मतलब था कि लोग उसे एक अनमोल मासूम बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। हमारे साथ स्नान करो, हम तुम्हारी पीठ धो देंगे। माइकल पीछे हटने लगा। ओह नहीं धन्यवाद। ज्यादातर नौकरानियां जवान थीं और उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। जब वह अपनी पिछली दुनिया में मरा था, तब उसकी उम्र की तुलना में वे ही बच्चे माने जा सकते थे। ओह प्लीज युवा मालिक, जब आप छोटे बच्चे थे तब भी हमने आपको नहलाया था। शर्माओ मत। अज्ञानी नौकरानियों के समूह ने माइकल को महिलाओं के स्नानगृह में खींच लिया। यह ठीक है न? मैं सिर्फ 5 साल का हूं, मैं बस नहीं देखूंगा तो यह ठीक है न? चैट जेके 1। अध्याय 16 पुनर्जन्म साबुन और शैम्पू। गर्म पानी के झरनों में उत्साहपूर्ण खिलखिलाहट और छप-छप की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि नौकरानियां आराम करते हुए और तरोताजा करने वाले गर्म पानी में मस्ती करते हुए बहुत मजा कर रही थीं। माइकल को तो पता ही नहीं था। वह पूल के किनारे खड़ा रहा, अपनी आंखों को हाथों से ढके हुए। युवा स्वामी, हमारे साथ आइए, उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन प्यारे से युवा मास्टर ने बस अपना सिर हिला दिया। उनके नजरिए से वह एक शर्मिंदा बच्चा लग रहा था। युवा मास्टर बहुत प्यारा है। माइकल ने अपनी सारी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल अपनी मर्दाना इच्छाओं को दबाने के लिए किया।
लेकिन नौकरानियां इसे आसान नहीं बना रही थीं। मेरी त्वचा अब बहुत चिकनी है। देखो, मुझे छुओ। क्या? मुझे वहां मत छुओ। है, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने बड़े। चुप रहो। तुम बात करने वालों में से हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी बड़ी पीठ के साथ बैठ सकते हो। कुछ घंटों बाद सभी लोग अपने शरीर पर एक लबादा पहने हुए गर्म पानी के झरनों से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, मानो उन्होंने अभी अभी निर्वाण का अनुभव किया हो। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना आराम और स्वच्छता महसूस नहीं की थी। युवा मालिक, आपने जो दूध मांगा था वह आ गया है, एक बटलर ने कहा जब वह दूध का एक बड़ा बैरल लेकर गाड़ी से उतरा। बेशक गर्म पानी के झरनों में आराम करने के बाद सबसे जरूरी काम दूध पीना था। इसे पीने से नहाने के गर्म तापमान के कारण बहाए गए पसीने की भरपाई हो जाती थी। उन्होंने उन्हें उचित मुद्रा भी दिखाई, एक हाथ से दूध पीना और दूसरा हाथ कमर पर रखना। आह, यह इतना अच्छा है कि मैं पिघल जाऊंगा। तो आराम का अनुभव ऐसा ही होता है। गर्म पानी के झरनों की तारीफ के सिवा कुछ नहीं था। इन नौकरानियों और बटलरों ने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे 10 साल छोटी हो गई हों, उनके गाल चिकने और लाल हो गए हों। माइकल संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा और उन्हें बातें करते हुए और तारों के नीचे रात का आनंद लेते हुए देखा। उन्होंने उन्हें सिखाया कि जीवन कितना आरामदायक हो सकता है। वह रुकना नहीं चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वह इसे दुनिया को भी दिखा सकेगा। अगली सुबह घड़ी की घंटी बजी, जो नए दिन की शुरुआत का संकेत थी। नौकरानियां और बटलर सुबह जल्दी उठकर काम पर लग गए। कल की सारी आराम की वजह से उनके शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा भर गई, जिससे वे 200% दक्षता के साथ काम कर पाए। उन्होंने टैंक को फिर से भरने के लिए पानी पंप किया, उन्होंने हवेली को साफ किया, उन्होंने चादरें बदलीं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में बगीचे की देखभाल की। दोपहर की घंटी अभी तक नहीं बजी थी, लेकिन हवेली में हर काम पहले ही हो चुका था। वे तुरंत साबुन बनाने का काम करने लगे तथा सूखे सांचों को धूप से निकालकर सुरक्षित रखने के लिए हवेली में ले गए। साबुन और शैम्पू के मामले में युवा स्वामी की मदद करके वे आशा कर रहे थे कि वे उनके द्वारा दिए गए सभी अच्छे कार्यों का बदला चुका सकेंगे। अंततः कुछ दिनों के काम के बाद माइकल के पास विभिन्न प्रकार के साबुन और शैम्पू का अच्छा स्टॉक तैयार हो गया। हवेली साबुन के ढेरों बक्सों से भरी हुई थी और उनके ऊपर सैकड़ों की संख्या में साबुन की शीशियां रखी हुई थीं। मैं यह उत्पाद मैडमों तक पहुंचा दूंगा, कास्टेल ने कहा। कुछ मैडमों की ओर से पहले से ही ऑर्डर आ चुके थे, जिन्होंने स्वयं देखा था कि किस प्रकार साबुन और शैम्पू किसी इत्र से भी अधिक सुगंधित हो सकते हैं। उन कुछ लोगों ने पहले से ही अपने लिए एक डिब्बे के बराबर साबुन और शैम्पू का ऑर्डर दे दिया था, और इतना ही नहीं, मुंहज़बानी अफवाहों के कारण कुछ मैडमों ने व्यक्तिगत रूप से कैस्टेल से संपर्क कर अपने लिए साबुन और शैम्पू खरीदने के लिए कहा था। यह बहुत बढ़िया है, माइकल ने कहा। बटलर ने बक्से को गाड़ी में लाद दिया ताकि कास्टेल उसे खुद पहुंचा सके। लेकिन अगले शहर जाने से पहले वह माइकल की ओर मुड़ी और उससे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। युवा स्वामी, अगर वे मुझसे पूछें कि मुझे यह कहाँ से मिला, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? नौकरानियों और बटलरों ने युवा मालिक और उसके आविष्कारों के बारे में सावधानीपूर्वक चुप्पी साधे रखी। जब उन्होंने उसके माता पिता को पत्र लिखा, तो उन्होंने उनसे भी झूठ बोला और कहा कि उनकी यात्रा के दौरान हवेली में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी।
यह बर्खास्तगी के योग्य अपराध था, लेकिन युवा मालिक के लिए यह इसके लायक था। अगर मैं इस व्यवसाय को अपने माता पिता से गुप्त रखना चाहता हूं, तो मुझे एक अलग नाम से शुरू करना होगा। या इससे भी बेहतर एक कंपनी क्यों नहीं? उन्हें बताएं कि आपने उन्हें रिबॉर्न नामक कंपनी से खरीदा है। कास्टेल ने माइकल की बात मान ली और खुद को सिर हिलाकर हाँ कर दी। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म साबुन, पुनर्जन्म शैम्पू। यह एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा नाम है, युवा मास्टर। आखिरकार महिलाओं को ऐसा लगेगा जैसे कि आपका उत्पाद आजमाने के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ है। ओह हाँ, वह नहीं जानती थी कि अटलान ने उस नाम के बारे में केवल इसलिए सोचा था क्योंकि वह सचमुच किसी दूसरी दुनिया से पुनर्जन्म लेकर आया था। कैस्टेले ने व्यक्तिगत रूप से पूरे शहर की यात्रा की और अपने पहले ग्राहकों की हवेलियों तक साबुन और शैम्पू के डिब्बे पहुंचाए। मैडम और बेटियों ने उत्साहपूर्वक अपने अपने डिब्बों को खोला और खुद भी उसे सूंघा। और जैसा वादा किया गया था, वैसा ही गंध भी कैस्टेल ने कहा था। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए अपनी नौकरानियों को आदेश दिया कि वे उनके नहाने का सामान तैयार करें। वे इसी समय साबुन और शैम्पू आजमाना चाहते थे। माफी चाहता हूँ, मैडम इन साबुन और शैम्पू का इंतजार कर रही थीं, काफी समय से, क्योंकि वे पिछले कुछ समय से मुड़ी हैं। यह वादा किया गया मुआवजा है, और आपकी परेशानियों के लिए कुछ और भी। मैडम के बटलर ने कास्टेल को एक पर्स दिया, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सिर्फ वजन से ही उसे पता चल गया कि यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। और जब वह जाने ही वाली थी, तो बटलर ने उसे गाड़ी रोकने का इशारा किया। अगर हमें ये सामान और मिल जाए, तो क्या हम उन्हें पहुंचाने के लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं? कास्टेल मुस्कुराए बिना न रह सका। हाँ, कृपया। ओह, क्या हम उस आदमी का नाम जान सकते हैं जिसे मेरी मैडम को खुश करने के लिए मुझे धन्यवाद देना है? यद्यपि कास्टेल अपने युवा स्वामी के बारे में शेखी बघारना चाहती थी, फिर भी उसने चुप रहना ही उचित समझा। यह आपके लिए रिबॉर्न नामक कंपनी द्वारा लाया गया है। दुर्भाग्य से मैं बस इतना ही कह सकता हूं। पुनर्जन्म। बहुत अच्छा। कास्टेल ने रात के लिए अपनी डिलीवरी पूरी कर ली, और उनके ग्राहकों की प्रतिक्रिया पहली मैडम की तरह ही उत्साहपूर्ण थी। एक दिन बाद उनके पतियों को तुरंत अंतर महसूस हुआ, और केवल उनकी खुशबू से ही मैडमों का बहुत प्यार और ध्यान मिलने लगा। इतना ही नहीं, जब वे पूरे शहर में घूम रही थीं, तो अन्य सभी महिलाएं यह देखकर ईर्ष्या करने लगीं कि उनकी त्वचा और बाल कितने चिकने और सुगंधित थे। बेशक, जैसे ही उन मैडमों ने शेखी बघारना शुरू किया, किंग्सब्रिज के अमीर लोगों के दिमाग में रिबॉर्न साबुन और रिबॉर्न शैम्पू का नाम बाजार में अवश्य खरीदे जाने वाले प्रमुख साबुन और शैम्पू ब्रांड के रूप में अंकित हो गया। अध्याय 17, 1000 स्वर्ण। चूंकि साबुन और शैम्पू के एक जोड़े की कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा थी, और उन वस्तुओं के जोड़े को बनाने के लिए सभी सामग्रियों की लागत केवल 500 कांस्य सिक्कों के आसपास थी, इसलिए उनमें से एक जोड़ी को बेचने से उसे लगभग 9,99,500 कांस्य सिक्के प्राप्त हुए। यह सोचना भी पागलपन था। सिर्फ एक जोड़ी साबुन और शैम्पू से इतना मुनाफा। कैस्टेले द्वारा वितरित सभी बक्सों में लगभग 100 जोड़े थे। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक बक्से में लगभग 100 सोने के सिक्के थे। कुल मिलाकर माइकल अब अपने शयन कक्ष में चारों ओर फैले 1000 सोने के सिक्कों को देख रहा था। हे चैटजे के एक, यदि आप इन सभी सोने के सिक्कों को अमेरिकी डॉलर में बदल दें तो इसकी कीमत कितनी होगी? आपके पास मौजूद सोने के सिक्कों का मूल्य प्रत्येक सिक्के की शुद्धता और स्थिति में अंतर के कारण बहुत भिन्न होता है। चूंकि आपके पास 1000 सोने के सिक्के हैं,
जिनमें से प्रत्येक की शुद्धता अलग अलग है, इसलिए आपके पास मौजूद धन की कीमत लगभग 10,000 अमेरिकी डॉलर है। माइकल ने गहरी सांस ली। तीसरी दुनिया के देशों में इस तरह के पैसे को बहुत अमीर माना जाता था। और चूंकि कल बेचे गए साबुन और शैम्पू को बनाने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगा, इसका मतलब यह हुआ कि माइकल हर महीने लगभग 40,000 अमेरिकी डॉलर के सोने के सिक्के कमा सकता है। और अगर वह ऐसा 1 साल तक करता है तो उसे लगभग $500,000 मिलेंगे। अपनी पिछली दुनिया में $10,000 का मासिक वेतन अपेक्षाकृत आराम से रहने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन अगर वह $40,000 प्रति माह कमाता तो वह अमेरिका जैसे प्रथम विश्व देशों के शीर्ष 1% लोगों के कुलीन वर्ग में शामिल हो जाता। इतना कमाना धोखा देने जैसा लगता था। सारा काम नौकरानियां और बटलर कर रहे थे, जबकि वह बिना कुछ किए हवेली में ही रहता था। मुझे लगता है कि मैं इस पैसे को अभी के लिए जमा कर लूंगा। माइकल के पास अभी पैसे की कमी नहीं थी। अगर वह कुछ खरीदना चाहता था जिसके बारे में वह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता को पता चले, तो उसे भरोसा था कि वह खुद के लिए खरीद सकता है। कुछ दिन और बीते और कैस्टेला अपने चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान लेकर माइकल के दरवाजे पर दौड़ती हुई आई। युवा स्वामी, युवा स्वामी। माइकल ने दरवाजा खोला और अपनी आंखें मलीं। घड़ी की सुबह की घंटी अभी तक नहीं बजी थी, लेकिन कैस्टेल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही घंटों से जागी हुई है। यह क्या है? साबुन और शैम्पू बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, युवा स्वामी। शहर की अन्य नौकरानियों से मैंने जो भी गपशप सुनी है, वह सब रिबॉन साबुन और शैम्पू के बारे में है। यह अच्छी बात है, माइकल ने जम्हाई लेते हुए और अपना शरीर तानते हुए कहा। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह दुनिया के सबसे अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन माइकल ज्यादा पैसे कमाने की संभावना को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं था। 1,000 सोने के सिक्के उसके लिए काफी थे। आखिरकार जो चीजें वह खरीदना चाहता था, उनका आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था। उसे ही उन्हें बनाना था, इसलिए वह इस दुनिया के बाजारों से कुछ भी खरीदना नहीं चाहता था। रुको, मैं क्यों सोच रहा हूं कि यह दुनिया सिर्फ एक मध्ययुगीन दुनिया है? मैं पूरी तरह से भूल गया। यह भी एक जादू की दुनिया है। मुझे कुछ चाहिए। क्या तुम इसे मेरे लिए गुप्त रूप से खरीद सकती हो? माइकल ने फुसफुसाते हुए कहा। कास्टेल ने माइकल के संकेतों को समझ लिया और निजी बातचीत के लिए उसके शयन कक्ष में प्रवेश कर गई। क्या आप कुछ विशेष चाहते हैं, युवा स्वामी? माइकल ने सिर हिलाया। सबसे पहले मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, है ना? कैस्टेले ने सिर हिलाया और पहले उसकी छाती पर धक्का मारा। बेशक युवा स्वामी, उसने कहा, थोड़ा सा नाराज होकर कि उसे नहीं लगता था कि वह इस समय उसके प्रति पूरी तरह से वफादार थी। उसने अपना गला साफ किया और अपनी उंगली की नोक से आग को बुलाया। यह उन सबसे पहले मंत्रों में से एक था जो उसने एक स्टार एम्बर सीखा था। उन्होंने कहा, मैं जादू का प्रयोग कर सकता हूं। अग्नि। युवा स्वामी, आप अग्नि तत्व में भी निपुण हैं? कास्टेला को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि माइकल जादू का इस्तेमाल कर सकता है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह पृथ्वी तत्व के अलावा कोई और जादू कर सकता है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? उसने पूरी तरह से अनजान बनते हुए पूछा। युवा गुरु, दोहरे तत्वों पर महारत हासिल करना बहुत दुर्लभ माना जाता है। माइकल ने कास्टेल की तरफ देखा, यह देखने की कोशिश करते हुए कि क्या वह गंभीर है। उसे लगा कि यह कोई खास बात नहीं है। आखिरकार आग का जादू ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह इस्तेमाल कर सकता था।
उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली के सिरे पर आग, दूसरे पर एक छोटा सा पत्थर और तीसरे पर पानी की एक बूंद को बुलाया। फिर हवा के एक झोंके ने तीनों तत्वों को उसके हाथ के चारों ओर लगातार घुमाया, इतनी महारत के साथ कि वह उन्हें अपनी उंगलियों के चारों ओर बुन सके। यह देखकर कास्टेल लगभग पीछे की ओर गिर पड़ी। चार चार तत्व, यह तो असंभव है युवा गुरु। मैं अब आपको प्रतिभाशाली भी नहीं कह सकता। तो यह सामान्य नहीं है। बेशक ऐसा नहीं है, कास्टेल चिल्लाया। हाँ। माइकल ने तत्वों पर अपनी चौगुनी महारत दिखाने में थोड़ा अधिक सावधान रहना सीखा। मुझे लगता है कि युवा गुरु, अभी के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि आप केवल पृथ्वी तत्व पर ही अपनी महारत दिखाएं। कम से कम यह इस बात से तो समझा जा सकता है कि आपको अपनी मां की प्रतिभा विरासत में मिली है। कैस्टेले ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। कुछ मिनट बाद माइकल द्वारा उसके लिए एक कप पानी लाने के बाद कास्टेल अंततः शांत हो गई। यह तो एक झटका था युवा मास्टर। इसके बारे में खेद। उसने एक घूंट लिया और उसकी ओर मुड़ी। वैसे तुम मुझसे क्या खरीदना चाहते थे? माइकल ने उसे एक थैली दी जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। मैं चाहता हूं कि तुम कोई भी ऐसी किताब खरीदो जिसमें जादू, मन और मंत्रों का वर्णन हो। खास तौर पर मैं ऐसी चीजें चाहता हूं जो मुझे दूसरे मंत्रों का इस्तेमाल करना सिखा सकें। कास्टेल ने पानी का एक और बड़ा घूंट लिया। किताबें? क्या आपका मतलब जादुई स्क्रॉल है युवा मास्टर? वह क्या है? जादुई स्क्रॉल ऐसी चीज है जिसका उपयोग जादूगर विभिन्न मंत्र सीखने के लिए करते हैं। उनमें से अधिकांश को स्थानीय जादूगर टॉवर में खरीदा जा सकता है। अध्याय 18 शतरंज का परिचय। जादुई टावर आप कहते हैं? मुझे और बताओ। जादू की मीनार एक ऊंची मीनार होती है जहां सभी अनुभवी जादूगर और महत्वाकांक्षी जादूगर इकट्ठा होते हैं। ऊपरी मंजिलें स्थानीय लोगों के लिए प्रतिबंधित हैं, लेकिन उनकी पहली मंजिल व्यवसाय के लिए खुली रहती है। वहां वे किताबें और स्क्रॉल बेचते हैं और उनके माध्यम से कोई जादूगर भी नियुक्त कर सकता है। माइकल को जादुई टॉवर में बहुत दिलचस्पी थी। उसने कल्पना की कि यह उन काल्पनिक किताबों जैसा होगा जो उसने पढ़ी थीं, जिसमें चलती हुई पेंटिंग, तैरते हुए फर्श और गुप्त कक्ष होंगे। क्या तुम पहले भी वहां गए हो? उसने कैस्टेल से पूछा। एक बार जब मैं छोटा था तो मुझे एक जादूगर से मिलने का सौभाग्य मिला जो लोगों को अपना जादू दिखा रहा था। यह अद्भुत अनुभव था। अगर मुझमें योग्यता होती तो मैं भी जादूगर बनना चाहता, कास्टेल ने याद करते हुए कहा। माइकल ने अचानक कैस्टेल की ओर देखा। जादूगरों ने अपने मंत्र दिखाए। क्या यह सामान्य घटना है? कैस्टेल ने सिर हिलाया। हालांकि बहुत बार नहीं, ज्यादातर खास मौकों पर। गिल्ड ऑफ आर्काना इसलिए प्रदर्शन करता है ताकि स्थानीय लोगों को भरोसा हो कि वे उनके बैनर तले सुरक्षित हैं। ओह, गिल्ड ऑफ आर्काना मैजिक टावर का प्रभारी संगठन है। कास्टेल जादुई टावर के बारे में और अधिक बात करता रहा, लेकिन माइकल ध्यान से सुन नहीं रहा था। वह इस तथ्य से बहुत अधिक मंत्रमुग्ध था कि वह एक अनुभवी जादूगर को अपना एक मंत्र प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करते हुए देख सकता था। आखिरकार उसका चैटजेके एक उसके सिद्धांत का विश्लेषण कर सकता था और उसे स्वयं इसे बनाने की अनुमति दे सकता था। यह एक बहुत ही आशाजनक संभावना थी, जिसने माइकल को पहली बार हवेली से बाहर निकलने और जादुई टावर देखने के लिए प्रेरित किया। किंग्सब्रिज शहर यहां से गाड़ी से केवल 2 से 3 घंटे की दूरी पर था, इसलिए यह बहुत दूर नहीं था। युवा स्वामी, क्या आप सुन रहे हैं? माइकल को भरोसा था कि उसका चैटजेके एक उसकी बात सुनेगा।
उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि उसने क्या कहा? मैजिक टावर का प्रबंधन गिल्ड ऑफ आर्काना द्वारा किया जाता है। वे जादूगरों और लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक राष्ट्रव्यापी संगठन हैं। उन्होंने बस चैट जे के एक के उत्तर को दोहराया और अपने सुनने के कौशल से कैस्टेल को प्रभावित किया। क्या आपको लगता है कि मैं जादुई टावर तक जा सकता हूं? कास्टेल को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मुझे खेद है, युवा स्वामी। आपके कद के व्यक्ति के लिए यह बहुत अधिक धूमधाम का कारण होगा। आपके माता पिता को तुरंत सूचित किया जाएगा जैसे ही आप एस्टेट छोड़ देंगे। वे तुरंत घर लौट आएंगे और ऐसा होने देने के लिए हम सभी को नौकरी से निकाल देंगे। माइकल यह भूल जाता था कि वह वेंडरबिल्ट नाम के सबसे अमीर परिवार का सबसे छोटा बेटा है। उसकी पिछली दुनिया में भी मशहूर हस्तियों के बच्चे तुरंत ही पपराजी की भीड़ में घिर जाते थे। यह दुनिया भी कुछ अलग नहीं दिख रही थी। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने कहा। यह सबसे अच्छा उपाय है, युवा गुरु। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके माता पिता चाहेंगे कि आप जादू की मीनार पर जाएं, जब उन्हें आपकी जादू की योग्यता के बारे में पता चलेगा। माइकल ने खुद को सिर हिलाया। अपने माता पिता के साथ मैजिक टावर में आना फायदेमंद होगा। जादूगर निश्चित रूप से उनका पक्ष लेना चाहेंगे, जिसका माइकल फायदा उठाकर उन्हें अपने सामने जादू करने के लिए मजबूर करेगा। वे इसे एक बच्चे की जिज्ञासा के अलावा कुछ नहीं समझते थे, लेकिन माइकल चुपके से उनके मंत्र सीख लेता था। एक और दिन बीत गया और माइकल ऊबने लगा। जब से कैस्टेल ने उसे मैजिक टावर के बारे में बताया था, तब से वह उससे अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग बहुत सक्रिय है, क्या मैं खुद को मानसिक रूप से सक्रिय रखने के लिए कुछ कर सकता हूँ? तभी माइकल को कुछ याद आया। पिछले जन्म में मरने से पहले वह अपने कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। यह खेल उस समय काफी लोकप्रिय हो गया था, हालांकि इसका अस्तित्व आधुनिक युग से 1000 वर्ष पहले से था। यह कोई रोल प्लेइंग गेम नहीं था, यह कोई मल्टीप्लेयर गेम नहीं था, यह उससे कहीं अधिक सरल था। यह ऑनलाइन शतरंज था। चूंकि वह हर दिन अपने घर के अंदर ही रहता था, इसलिए वह शतरंज का बोर्ड गेम नहीं खेल सकता था। लेकिन अब उसके पास मौका था। माइकल ने बिना समय बर्बाद किए बिस्तर से उठकर बर्तन धो रही नौकरानियों के पास से भागकर उन्हें शालीनता से नमस्कार किया। फिर वह जंगल में चला गया और एक मोटे तने वाला बड़ा पेड़ ढूंढने लगा। एक स्टार मंत्र स्प्लिंटर वुड का उपयोग करते हुए उसने एक एक टुकड़ा करके पेड़ को काट दिया। थोड़ी देर बाद उसने गिरे हुए पेड़ को देखा और एक 8x8 आकार के ग्रिड की कल्पना की, जो शतरंज बोर्ड के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। कुछ घंटों बाद माइकल एक छोटे से बैग में एक पतला आयताकार बोर्ड और कुछ लकड़ी की मूर्तियां लेकर जंगल से बाहर आया। घड़ी की घंटी पहले ही बज चुकी थी, जिसका अर्थ था कि सभी का काम पूरा हो चुका था और अब आराम का समय था। ज्यादातर नौकरानियां तुरंत गर्म पानी के झरनों में चली गईं, लेकिन कुछ बटलर हर रोज गर्म पानी में नहाने से बहुत थक गए। वे अपना आराम सिर्फ अपनी कुर्सियों पर आराम करने में ही बिताते थे। धप! जैसे ही माइकल ने शतरंज की बिसात मेज पर पटकी, बटलर चौंककर जाग गए। युवा स्वामी, आप यहाँ हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। माइकल बोर्ड के सामने बैठा और चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ बटलरों की ओर देखने लगा। चलो एक खेल खेलते हैं, माइकल ने अजीब सी आवाज में कहा, जब उसने शतरंज के मोहरों को बोर्ड पर व्यवस्थित किया। वह क्या है? सबने एक साथ पूछा। यह शतरंज है, प्रतिष्ठित सज्जनों के लिए एक बौद्धिक खेल। यदि आप में से कोई भी मुझे हरा सकता है,
तो मैं आपको 100 स्वर्ण सिक्के दूंगा। मेज पर सिक्कों से भरा एक थैला रखे जाने की मधुर ध्वनि सुनकर बटलर चौंक गए। क्या यह असली है? युवा मास्टर बटलरों में से एक ने पूछा। केवल तभी जब तुम मुझे हरा दोगे, बेशक। सफेद बाल और मूंछों वाले अनुभवी बटलर ने युवा बटलरों को धक्का देकर दूर कर दिया और युवा मालिक का सामना किया। हो, मैं कुछ और नहीं बल्कि एक बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित सज्जन हूँ, युवा मास्टर। माइकल मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम्हें यह दिलचस्प लगेगा, सेबेस्टियन। बढ़िया। इस खेल को शतरंज कहते हैं और ये हैं इसके नियम। बटलरों ने ध्यानपूर्वक सुना, और जब उन्होंने सुना कि खेल कितना सरल है तो उनके चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छाने लगी। बस राजा को पकड़ लेना। यह आसान था, उन्होंने सोचा। अध्याय 19 शतरंज का क्रेज। घंटों बीत गए और नौकरानियां आखिरकार गर्म पानी के झरनों पर आराम करने से लौट आईं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलीं, उनका स्वागत एक ही टेबल पर बैठे सभी बटलरों की नजर से हुआ। इतना ही नहीं, वे काफी शोर भी मचाते थे। नहीं, सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि घोड़े को वहां ले जाया जाए। लेकिन उस समय तो वह बिशप द्वारा पकड़ लिया जाएगा। आप सब लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। युवा स्वामी राजा को घेरने से बस एक कदम दूर है। माइकल ने अपने प्रतिद्वंद्वी के मोहरे को पकड़ने के लिए रानी के मोहरे का कच्चा संस्करण उठाया, जिससे राजा को कोने में धकेल दिया गया और उसके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। चेकमेट, माइकल ने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। सेबेस्टियन में वह शांत और गरिमापूर्ण आभा नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। उस आदमी के सफेद बाल बिखरे हुए थे, क्योंकि हर बार जब माइकल उस पर अपने बहुमुखी क्वीन पीस से हमला करता था तो वह अपना सिर रगड़ता रहता था। यहाँ तक कि उसकी खास मूछें भी ऐसी लग रही थीं जैसे उनका सारा मोम निकल गया हो और वे गर्दन तक लटक गई हों। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, युवा स्वामी। बाकी बटलरों ने युवा मास्टर की शानदार जीत पर तालियां बजाईं। सेबेस्टियन को 20 गेमों में पूरी तरह से हरा दिया गया, जिससे यह विचार दूर हो गया कि यह शतरंज का खेल उतना आसान था जितना वे सोच रहे थे। यद्यपि बटलर के रूप में अपने प्रशिक्षण के कारण वे सभी अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते थे, फिर भी वे युवा मालिक की तुलना में कुछ भी नहीं थे। अंत में बाकी बटलर सेबेस्टियन के साथ अगली सबसे चतुर चाल के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, लेकिन उनकी संयुक्त मदद के बावजूद वे रानी को नहीं पकड़ सके, जिससे उनके मोहरे नष्ट हो गए। बुरा मत मानो। आखिरकार मैंने तुमसे बढ़त हासिल कर ली है। माइकल ने ऑनलाइन शतरंज में लगभग 1500 अंक हासिल किए, जो एक शौकिया के लिए काफी अच्छा माना जाता था। सेबेस्टियन को हराने के लिए चालें जानने के लिए उसे चैटजेके1 का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आपके अंतिम गेम पोजिशनिंग में बहुत सारी गलतियां थीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी गलतियों को बताऊं और आपको उन स्थितियों में सबसे अच्छी चालें बताऊं? अभी नहीं। ये लोग अभी मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के लिए बहुत कमजोर हैं। शायद जब वे बेहतर हो जाएं तो मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। शायद 100 साल बाद। हा। मैंने अनुमान लगाया है कि सेबेस्टियन 2 साल के भीतर आपको शतरंज में हरा देगा। उसने इसमें बहुत प्रतिभा दिखाई है। क्या? माइकल ने जब यह सुना तो उसका अभिमान थोड़ा आहत हुआ। आखिरकार उसने ऑनलाइन शतरंज खेलने में 5 साल से ज्यादा समय बिताया, तब जाकर उसे वह रेटिंग मिली जो अभी उसके पास है। युवा मालिक, बस एक और खेल। सेबेस्टियन ने विनती की। ओह, यह तो देखो, घंटी बज रही है। लगता है मुझे बिस्तर पर जाना होगा।
मिलते हैं, माइकल ने हवा में गायब सी आवाज पर कान लगाते हुए कहा। बटलर रात होने तक आपस में खेलते रहे। लेकिन जब सेबेस्टियन ने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, तो वह अपने सपनों में शतरंज की बिसात को देखे बिना नहीं रह सका, जिसमें उसके सामने युवा मास्टर था। लेकिन नींद में भी वह युवा मास्टर को हरा नहीं सका। अगले दिन माइकल ने बटलरों की इच्छा को पूरा करने के लिए और अधिक शतरंज बोर्ड और मोहरे बनाए। जैसे ही घंटी बजी और उनका कार्य दिवस समाप्त हुआ, वे जल्दी से टेबल पर चले गए और एक दूसरे के साथ शतरंज खेलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो हवेली में एक उन्माद छा गया हो, जिसने उन सभी बुद्धिजीवियों को संक्रमित कर दिया जो दूसरों के खिलाफ अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहते थे। सेबेस्टियन ने स्वयं को अन्यों से बेहतर साबित कर दिया, क्योंकि अब वह अन्य सभी बटलरों के विरुद्ध अपराजित था। लेकिन जैसे जैसे वे खेलते रहे, बटलरों के बीच कौशल का स्तर और भी ऊंचा होता गया। उनके बीच अच्छे तालमेल ने उन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका दिया, जिसमें विजेता हारने वाले को बेहतर बनने के तरीके सिखाता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वे ही इस खेल की आदी हो गईं, बल्कि कुछ नौकरानियां भी इस खेल से परिचित हो गईं। कैस्टेल भी ऐसी ही एक महिला थीं, और उन्हें जल्द ही इस खेल से और चालों की जटिलता से प्यार हो गया। अब हवेली में गोटियों के बोर्ड से टकराने की आवाजें गूंज रही थीं, साथ ही कभी कभी चीखने की आवाजें भी आ रही थीं, क्योंकि गलती के कारण उनकी गोटियां ले ली गई थीं। कुछ दिन और बीत गए और आखिरकार नए ग्राहकों के लिए साबुन और शैम्पू की एक और खेप भेजने का समय आ गया। अमीर महिलाओं और उनकी बेटियों ने अपने दोस्तों को अपनी नई खुशबू दिखाई, तो तुरंत ही उनमें भी अपने लिए एक खरीदने की तीव्र इच्छा जागी। लेकिन चूंकि रिबॉन साबुन और शैम्पू अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं था, इसलिए यह पत्नियों और मैडमों के समुदाय में एक तरह की स्थानीय किंवदंती बन गया। इससे बदले में मांग आसमान छूने लगी। कैस्टेल से पहले ही मैडमों ने संपर्क कर लिया था कि उनके मित्र उनके उत्पाद की ढेर सारी मात्रा खरीदना चाहते हैं। शुक्र है कि माइकल ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया और साबुन तथा शैम्पू का उत्पादन बढ़ा दिया। अब कास्टेल उन नए उत्सुक ग्राहकों तक साबुन और शैम्पू की टोकरियां पहुंचाने के लिए जा रही थी। ओह माय! मैं तो यहाँ से इसकी खुशबू भी सूंघ सकती हूँ, एक अमीर महिला ने कहा जब कास्टेल ने टोकरा उसके दरवाजे तक खींच लिया। बेशक, कैस्टेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यही कारण है कि रिबॉन साबुन और शैम्पू इस समय इतने लोकप्रिय हैं। खैर, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं उन कुछ लोगों में से एक हूं जो यह वस्तु खरीद सकते हैं। कैस्टेल मुस्कुराया। क्या आप चाय के लिए अंदर जाना चाहेंगे? मैडम ने पूछा, स्पष्ट रूप से कास्टेल को खुश करने की कोशिश करते हुए। ओह, मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता, मैडम। कृपया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी भी हमें बहुत सी बातें करनी हैं। मेरे कुछ दोस्त भी अपने लिए एक बॉक्स खरीदना चाहते हैं, शायद आप उनकी मदद कर सकें। सोने की खुशबू सूंघते हुए कास्टेल ने आखिरकार सहमति जताई और मैडम के साथ चाय पीने के लिए अंदर चला गया। वे दोनों बगीचे के पास कैमोमाइल का रस पी रहे थे और बिस्कुट खा रहे थे। ओह! एक अतिथि। शायद यह आज की सबसे दिलचस्प बात है, एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए कहा। कृपया मेरे पति को माफ कर दीजिए। वह इन दिनों बहुत बोर हो रहे हैं, मैडम ने कहा। लेकिन तभी कास्टेल को एक विचार सूझा। उसने मैडम के पति की ओर देखा और कहा, बोर हो गए, सर? शायद मैं आपको शतरंज नामक एक छोटे से खेल में दिलचस्पी दिला सकूं। अध्याय 20 प्रतिष्ठित सज्जनों। और यह चेकमेट होगा।
सर, कास्टेल ने कहा, क्योंकि उसने अपने बिशप के साथ उस आदमी के राजा को कोने में ले जाया था। वह व्यक्ति खेल हारने पर क्रोधित होने के बजाय अत्यधिक उत्साहित हो गया। यह बहुत रोमांचक है। चालों में इतनी संभावनाएं हैं कि मैं 5 चालों के आगे की चालों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। कैस्टेल हंस पड़ी। जब उसने पहली बार शतरंज के बारे में सीखा था तो वह भी उसके जैसी ही थी। यह शतरंज का खेल है, क्या मैं अपने लिए भी एक खरीद सकता हूं? मुझे अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना ही होगा। उन्हें बहुत मजा आएगा। यह घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ था। वह केवल अपना शतरंज बोर्ड लेकर आई थी क्योंकि जब भी वे गाड़ी से यात्रा करते थे तो वह ऊब जाती थी। वह अकेले ही खेलती थी और कल्पना के माध्यम से अपने कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। जब सर ने बताया कि वह ऊब गए हैं तो वह बस उनके साथ शतरंज का खेल खेलना चाहती थी, क्योंकि वह भी खेलना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इससे रिबॉर्न कंपनी के लिए आय का एक और संभावित स्रोत पैदा हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। मैं अपने नियोक्ता से आपको शतरंज बोर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहूंगा। बाद में शाम को कैस्टेले ने माइकल को घटना की सूचना दी। हम जरूर, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया सर। हमें एक बोर्ड सेट कितने में बेचना चाहिए? 1 सोने का सिक्का प्रत्येक? नहीं, यह बहुत कम है। 10 सोने के सिक्के प्रत्येक के बारे में क्या ख्याल है? कास्टेल शतरंज को एक महंगी वस्तु मानते थे क्योंकि माइकल प्रत्येक मोहरे को स्वयं बनाते थे, जिसके लिए युवा मास्टर को स्वयं बहुत प्रयास और समय की आवश्यकता होती थी। नौकरानियां और बटलर ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास शतरंज के मोहरों के लिए जटिल मूर्तियां बनाने के लिए न तो जादू था और न ही शिल्प कौशल। उनकी राय में एक बोर्ड की कीमत लगभग 100 स्वर्ण सिक्के होनी चाहिए। नहीं, यह बहुत महंगा है। हमें इसे लगभग 100 कांस्य सिक्कों में बेचना चाहिए, माइकल ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। कांस्य सिक्के? सोने के सिक्के नहीं, युवा स्वामी। क्या यह बहुत कम नहीं है? माइकल ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है, जब हम शतरंज की बिसात बाजार में उतारेंगे और इसकी कीमत लगभग 1 सोने का सिक्का होगी तो क्या होगा? लोग इसे खरीदना चाहेंगे, कैस्टेल ने उत्तर दिया। माइकल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अगर वे इसे वहन नहीं कर पाए तो क्या होगा? आपको क्या लगता है उसके बाद क्या होगा? कैस्टेल हैरान रह गए। वे इसके लिए पैसे बचाना चाहेंगे? नहीं। इससे यह होगा कि दूसरे लोग बहुत कम कीमत पर अपना शतरंज बोर्ड बनाएंगे। वे इसे बेचेंगे और हमसे कहीं अधिक कमाएंगे क्योंकि इसे खरीदने वाले बहुत से लोग हैं। उनकी पिछली दुनिया में इस तरह का चलन बहुत आम था। अगर कोई मशहूर ब्रांड कोई नया उत्पाद लॉन्च करता तो तुरंत ही बाजार में ढेर सारे नकली उत्पाद आ जाते और उन्हें बहुत कम कीमत पर बेचा जाता। माइकल ने कहा, शतरंज बोर्ड में कुछ भी खास नहीं है। यह सिर्फ लकड़ी और कुछ मोहरों से बना है। इसे कोई भी बना सकता है। तभी कैस्टेल को माइकल की बात समझ में आई। कोई भी उनसे बहुत अधिक कीमत पर शतरंज बोर्ड नहीं खरीदना चाहेगा, जबकि वे खुद ही इसे बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं, युवा स्वामी। अगर हम इसे कम कीमत पर बेचेंगे तो भी बहुत से लोग इसे खरीद सकेंगे और अन्य लोगों के बजाय हमसे खरीदेंगे। माइकल एक ऐसी चीज के बारे में भी सोच रहे थे जो इस दुनिया में नहीं है, ब्रांडिंग। कभी कभी पैसा कमाने के बजाय ब्रांडिंग को बेहतर बनाना ज्यादा बेहतर होता है। इसी वजह से उनकी पिछली दुनिया में कंपनियों का मुनाफा वैश्विक ऊंचाइयों पर पहुंच गया।
आज रिबॉन साबुन और शैम्पू डिलीवरी से हमने कितना कमाया? माइकल ने पूछा। कैस्टेले ने उसे पिछली बार की तुलना में और भी बड़ा चमड़े का थैला दिया। लगभग 3,500 स्वर्ण सिक्के, युवा स्वामी। माइकल के हाथों में करीब $35,000 के सोने के सिक्के थे। यह उसके पिछले जीवन में सबसे ज्यादा धन था। और यह सोचकर कि उसने यह सब एक हफ्ते में कमाया है, माइकल को हैरानी हुई। लेकिन चूंकि उसका इस पैसे से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने इसे अपनी कंपनी में निवेश करना बेहतर समझा। ये पैसे ले लो और शतरंज की बिसात और मोहरे बनाने के लिए कुछ लकड़ी के कारीगरों या जादूगरों को काम पर रखो, माइकल ने कहा, और उसने चमड़े की थैली कास्टेल के हाथों में वापस थमा दी। समझ गया, युवा स्वामी। और इससे पहले कि वह उसके कमरे से बाहर निकलती, माइकल को एक आखिरी बात कहनी थी। ओह, और इस खेल को रिबॉर्न शतरंज के नाम से पेश करें। हमें उन्हें यह बताना है कि यह हमारा है। अगले दिन कैस्टेल एक बार फिर किंग्सब्रिज के लिए रवाना हुई, लेकिन इस बार उसे सर के घर में शतरंज की बिसातें पहुंचानी थीं। वह सर की हवेली में पहुंची, जो पहले से ही उनके परिचित सज्जनों से भरी हुई थी। माइकल ने इस शिपमेंट के लिए 10 शतरंज बोर्ड बनाए, लेकिन अगले ऑर्डर अन्य कारीगरों द्वारा बनाए जाएंगे। ओह सज्जनों, वह यहाँ है। वह वही है जिसने मुझे इस परिष्कृत खेल से परिचित कराया। कास्टेल को सज्जनों की वेशभूषा में सजे पुरुषों की ओर से बहुत उत्सुकता भरी निगाहों से देखा गया। उनकी कदकाठी को देखकर ही वह अंदाजा लगा सकती थी कि वे बौद्धिक किस्म के लोग थे। नमस्कार महोदय और महोदया, मैं आपके द्वारा ऑर्डर किए गए शतरंज बोर्ड देने के लिए यहाँ आई हूँ, उसने कहा और बोर्ड को मेज पर रख दिया। सर ने कहा, आप क्या कहते हैं कि हम उन्हें नियम दिखाने के लिए एक खेल खेलें? यह मेरे लिए खुशी की बात होगी, कास्टेल ने उत्तर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद टेबल पर सज्जनों की भीड़ लग गई, जो अपनी ठुड्डी रगड़ रहे थे और अपनी मोनोकल ठीक कर रहे थे। वे खेल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे थे, खुद से ही बुदबुदा रहे थे कि अगर वे उस आदमी की जगह होते तो क्या कदम उठाते। और एक बार फिर यह चेकमेट है, सर। बाकी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि कैस्टेल की एक चाल ने शतरंज की बिसात को पूरी तरह से जीत लिया है। राजा के पास भागने के लिए कोई चाल नहीं बची थी। गोली! अरे बाप रे! हारने वाला खिलाड़ी एक बार फिर कास्टेल से पराजित होने के बावजूद बहुत खुश दिख रहा था। क्या आप देख रहे हैं, सज्जनों? यह खेल हमारे जैसे लोगों के लिए एकदम सही मानसिक युद्ध है। ऐसा लगता है जैसे हम सेनापति हैं जो अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं। बाकी लोग चुप हो गए। कुछ ही सेकंड बाद एक मोनोकल पहने हुए व्यक्ति ने बर्फ तोड़ी। तुम्हें अपने राजा को उस स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए था। तुम्हें उस अंतिम मोहरे को बचाने के लिए अपने बिशप का उपयोग करना चाहिए था, उसने उस आदमी को उपदेश देते हुए कहा। उनके शब्दों से सज्जनों के बीच जीवंत चर्चा छिड़ गई। आप पूरी तरह से गलत हैं। सबसे अच्छा कदम यह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, स्पष्टतः उसे बहुत पहले ही कैसल कर देना चाहिए था। देखो, तुम गलत बातें कह रहे हो। उसे क्या करना चाहिए था? असल में मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्यों न हम अभी एक खेल खेलें? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अगली बार बोर्ड का उपयोग करूंगा। चलो एक खेल खेलते हैं, यह देखने के लिए कि इसका अगला प्रयोग कौन करेगा। आप हैं।